सर क्या एनसीईआरटी एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसमें जो दिक्कत है वो क्या है, हर चैप्टर में हर चीज इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है। कि सर कैसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सर किसी चैप्टर के हमारे पास थ्योरी की जरूरत है कि नहीं, नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में और क्या फर्क है, कौन से फॉर्मूले वहां पर लगा सकते हैं, वो सब वहां पर लिखा होगा। आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सब बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। तो बच्चों आज के सेशन में हम यही देखने जा रहे हैं कि कैसे एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। तो बेटा मैं नीतीश वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस शानदार से वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। सर फिजिक्स के लिए, सर बायो के लिए पता है, केमिस्ट्री के लिए पता है, लेकिन फिजिक्स के लिए, सर फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी सब बोलते हैं कि सब पढ़नी चाहिए पढ़नी चाहिए, हर साल उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पढ़नी कैसे है, इतनी टफ है। तो इन सारे सवालों का जवाब बेटा आपको मिलेगा। सारे बैक से चेक करनी होती है कि नहीं करनी होती है, सर कैसे सवाल उसमें से बनते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है, सब कुछ आपको जो है इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो बेटा लास्ट तक बने रहिएगा एंड पूरा आपको समझ में आएगा कि सर कैसे एनसीईआरटी जो है सॉल्व की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर आता है कि सर क्या एनसीईआरटी एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आता है, क्या एनसीईआरटी से इनडायरेक्ट सवाल भी आता है, सर क्या एनसीईआरटी में अभी भी इतनी वेटेज बची हुई है, क्या एनसीईआरटी अभी भी इतनी काम की है कि सर इतना सब कुछ पढ़ लिया, क्लास नोट्स पढ़ लिए, मॉड्यूल लगा लिया, डीपीपी लगा लिया, क्या उसके बावजूद जो है एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? तो हां बेटा, यस, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए सर, इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, अभी भी पढ़ना चाहिए क्या? हाँ, रीजन है बेटा कि कई बार वर्ड टू वर्ड जो है सवाल जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है। कई बार कोई स्पेसिफिक चीज जो उसमें लिखी गई है एग्जैक्टली उठकर जो है सवाल में आ सकती है। कोई एक रूल ऐसा हो सकता है जो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी जो है मेंशन कर रही हो, एनसीईआरटी उसी को ही फॉलो कर रही हो। अगर आप कभी किसी क्वेश्चन के अंदर कभी कंफ्यूजन आएगा, आंसर की में अगर कोई दिक्कत आएगी, तो बेटा चैलेंज करने के लिए भी एनसीईआरटी ही एज अ सोर्स माना जाएगा। और आप एनटीए जो है एनसीईआरटी को एज अ सोर्स मानती है, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी उस लाइन को देखने की कि सर क्या एक्चुअल में पूछा गया था, कैसे मैं चैलेंज भी कर सकता हूं। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जरूरी तो है, मतलब इसलिए 4-5 सालों से ट्रेंड ऐसा चेंज हुआ है जिसके अंदर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है। इसीलिए एनसीईआरटी बेटा रिवैम्प होने के बाद काफी ज्यादा जो है प्रिसाइज, कंसाइज एंड टू द पॉइंट भी हो गई है। सर टू द पॉइंट कैसे? सर पुरानी एनसीईआरटी जो हमारे पास थी, वो हमारी एनसीईआरटी जो है सर बहुत बड़ी थी, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल थे। तो सर क्या क्या पढ़ लें, क्या क्या पढ़ लें उस एनसीईआरटी में से? तो बेटा एनसीईआरटी में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। सर थ्योरी है, हमारे पास पॉइंट्स टू पॉन्डर उसके अंदर होता है थोड़ा सा, चैप्टर की समरी होती है, ग्राफ डायग्राम्स होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल होता है, बैक एक्सरसाइज होती है। तो सर इतना सब कुछ कैसे करेंगे? सर इतना सब कुछ सब में करेंगे तो सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर सही बात है बेटा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज टफ टू क्रैक, टफ टू अंडरस्टैंड। जो बच्चे प्योरली इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो लोग तो काफी हद तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन्होंने बेटा ट्रांजिशन किया है हिंदी टू इंग्लिश, जिन्होंने 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है, 11 12 फिर इंग्लिश से पढ़ना चालू किया है, ड्रॉप ईयर में किसी ने 12th हिंदी तक पढ़ी है, फिर ड्रॉप ईयर में वो इंग्लिश से पढ़ना चालू कर रहा है, तो बेटा उन लोगों के लिए तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज और ज्यादा टफ हो जाती है। वो लोग तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि सर कितना क्या बोल रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है बेटा। तो हमें क्या करना है? सर हमें जो है पूरे उसमें ये नहीं करना है कि सर सब कुछ हर चैप्टर का पढ़ना है। ये एक यहां पे खास बात है। सर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे थ्योरेटिकल सवाल आता है, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही सवाल आता है, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे सर ग्राफ बेस्ड बनते हैं, डायग्राम बेस्ड सवाल बनता है। तो इसका मतलब हर चैप्टर में हर चीज इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है, हर चीज जरूरी नहीं है। किसी चैप्टर का हो सकता है कि सर हमारे पास थ्योरी इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि वर्क एनर्जी एंड पावर, जैसे कि हमारे पास लॉज ऑफ मोशन,
सर इन चैप्टर्स का हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द थ्योरी पार्ट। तो एनसीईआरटी भाई क्लास नोट्स तो आप पढ़ ही रहे हो ना, देखो क्लास नोट्स के अंदर आपकी सारी थ्योरी कवर होती है, सारी, ठीक है। लेकिन आप एक लाइन लिखना, उस लाइन को 4 लोगों को पूछना, 4 लोग उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन आपको बता पाएंगे। तो सेम वे बेटा एनसीईआरटी आपके टीचर्स ने पढ़ी, आपके किसी ने जिसने कोई बुक लिखी है एनसीईआरटी बेस्ड कोई बुक लिखी है उसने पढ़ी, अब उसको जो समझ में आया उसने उस हिसाब से उसको ब्रेक कर लिया, उसने उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। लेकिन लैंग्वेज चेंज करते वक्त कभी कभी जो है मीनिंग भी बदल जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर वर्ड जो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वहां बोला गया था और जो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है सर वो बदल जाए। तो इसीलिए हमारे लिए सर रीडिंग जो है वो कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए लेकिन तो वही मैं कह रहा हूं, तो आपको बेटा थोड़े से चैप्टर्स जो हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ने, जिनके न्यूमेरिकल्स करने हैं सिर्फ, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है सर, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करनी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से उसकी थ्योरी कर लेंगे काम हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए सर ये जरूरी है कि कौन से चैप्टर्स हम क्या पढ़ें। सर समरी हर चैप्टर की पढ़ लो, क्योंकि सर समरी तो एक ही पेज की है, तो समरी तो हर चैप्टर की पढ़ लो। पॉइंट्स टू पॉन्डर हर चैप्टर के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ग्राफ एंड डायग्राम सर हर चैप्टर के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहां दिक्कत आएगी सर, किसी चैप्टर के हमारे पास थ्योरी की जरूरत है कि नहीं। सर कुछ चैप्टर्स की थ्योरी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सर मॉडर्न फिजिक्स है वो पूरा का पूरा जो है सर काफी हद तक थ्योरेटिकल चलता है। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इसका बहुत बेसिक है, उसका है ना, बहुत इजी पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। तो अगर उसमें से थ्योरी का वाला सवाल बनता है तो वहां पर आपको एनसीईआरटी काफी हेल्प करेगी। सर डुअल नेचर है, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, इन चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स का जो बेसिक पार्ट है इसमें थ्योरेटिकल सवाल बनता है, और वो थ्योरेटिकल सवाल आप एनसीईआरटी से जो है वहां से कवर कर सकते हो, आपको काफी हद तक हेल्प होगी। लेकिन रोटेशन, वर्क एनर्जी पावर, एनएलएम, ये टॉपिक से बेटा आपका न्यूमेरिकल ही बनता है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म काफी हद तक चांस है कि उससे हमारा जो है न्यूमेरिकल पोर्शन बने। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी हद तक चांस है सर न्यूमेरिकल बने। कैपेसिटर काफी हद तक चांस है न्यूमेरिकल बने। तो ये सारे पार्ट जो है हमारा बेटा काफी हद तक है कि आपका न्यूमेरिकल ही बनेगा। फ्लूइड्स हो गया, सॉलिड्स हो गया, आपका इधर ग्रेविटेशन हो गया, इसमें बहुत सारे सवाल जो है आपके बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है। क्योंकि आप पेपर उठाकर देखोगे तो मैक्सिमम पेपर आपका न्यूमेरिकल होता है। लेकिन सर हम तो टारगेट 100% का कर रहे हैं ना, हम लोग तो हमेशा गोल जो है सर नीट है तो 720 आउट ऑफ 720, जेईई मेंस 360 300 आउट ऑफ 300। तो इसका मतलब अपने को तो जरूरत है ना पूरा पढ़ने की, पूरा तैयार करने की। हमारे लिए तो हर एक सवाल मैटर करता है, तो हर एक सवाल को टैकल करने के लिए हम उस पार्ट को भी क्यों छोड़े जहां से सवाल आ सकता है। तो इसीलिए बेटा आपको कुछ चैप्टर्स की थ्योरी जो है वो एनसीईआरटी से पढ़नी जरूर चाहिए, ठीक है। हाँ, पॉइंट्स टू पॉन्डर, सेक्टर समरी आप सबकी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है, और इससे आपका रिवीजन ही होगा, तो आपको कोई दिक्कत इससे नहीं आएगी, ठीक है। बैक एक्सरसाइज सर, पहले जो हमारे पास एनसीईआरटी होती थी, ओल्ड एनसीईआरटी, वो काफी हद तक जो है इलैबोरेटिव थी। ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो काफी हद तक जो है वो क्या थी, इलैबोरेटिव थी। इतनी इलैबोरेटिव थी कि सर उसमें जो है लास्ट के जो सवाल थे वो सर इररिलेवेंट लगने लग गए थे। इररिलेवेंट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, इररिलेवेंट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब से रीप्रिंट हुई है बेटा नई एनसीईआरटी जो है, उस नई एनसीईआरटी में जब चैप्टर्स का कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया, बैक एक्सरसाइज और जो नॉर्मल एक्सरसाइज, जो एडिशनल एक्सरसाइज थी और जो नॉर्मल एक्सरसाइज थी, उन दोनों को मर्ज करके सवाल बनाए गए और वो सवाल रखे गए जो सिर्फ और सिर्फ आपके कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं, जो आपके जेईई नीट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उस लेवल के सवाल जो है बेटा वहां पर होल्ड किए गए हैं, वहां होल्ड किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए बैक एक्सरसाइज जो है अब इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजन बीइंग
क्योंकि अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ वही सवाल बचे हुए हैं जो अब आपके लिए रिलेवेंट रह गए हैं। पहले बहुत बड़े बड़े सवाल बनते थे जो उसमें इररिलेवेंट थे, जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे कभी भी, बट स्टिल अब जो है उन्होंने इसको रेक्टिफाई कर दिया है। काफी हद तक चीजें जो है अब ऐसी सॉर्टेड है कि उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं जो उन्होंने रिटेन जो करे हैं उस पर सवाल पूछ भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आप पिछले 2 साल का पेपर देखोगे तो आपको उसमें सवाल मिल जाएगा, उसमें अनबैलेंस व्हीटस्टोन के ऊपर सवाल आया है। और पहले ये सवाल जो था एडिशनल एक्सरसाइज में था तो आज तक उससे पहले नहीं पूछा गया था, लेकिन जब से वो उसमें ऐड ऑन किया गया है, एडिशनल एक्सरसाइज में से हटाकर नॉर्मल एक्सरसाइज में ऐड कर दिया गया है, उसकी वेटेज बढ़ गई है। अब उस पर सवाल आ रहा है, आया है, तो अगर सवाल आया है तो बेटा हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो गया अब वो। तो इसीलिए आपके लिए बैक एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एनसीईआरटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एनसीईआरटी ओल्ड वाली जो है उसमें कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए है ना, जो ओल्ड एनसीईआरटी में टॉपिक थे और नए एनसीईआरटी में टॉपिक है उसमें डिफरेंस है। उनमें जो डिफरेंस है बेटा वो हमारे लिए जो है एक सेकेंड, हाँ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसमें जो दिक्कत है वो क्या है कि सर हमारे पास जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे सवाल एक्स्ट्रा इररिलेवेंट। नई एनसीईआरटी कम एग्जाम्पल, टू द पॉइंट क्वेश्चंस जो हमारे रिलेवेंट है जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए अब नई एनसीईआरटी का सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, सर सिलेबस जो है आपके एग्जाम का वो काफी हद तक टू द अलाइन होता है आपके किससे, एनसीईआरटी से। अगर काफी हद तक वो उससे अलाइंड है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया इस चीज को सिलेक्टिव करना, सिलेक्टिव स्टडी करना कि सर कौन सा चीज हमारा सिलेबस में है और कौन सी सिलेबस में नहीं है। जो टॉपिक हमारा अब एनसीईआरटी में नहीं है वो टॉपिक अब जो है हाई चांस है कि वो पेपर में आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ कुछ सवाल जो है बेटा वो अभी भी पूछ लिए जाते हैं। कुछ सवाल जैसे कि पोटेंशियोमीटर की थ्योरी जो है वो बेटा अभी भी कभी भी पूछ ली जाती है, जबकि वो सिलेबस से हटा दी गई है। आपके जेईई मेंस के सिलेबस में भी अब वो देखोगे तो नहीं आता है लिखा हुआ, बट पूछा जाता है, सवाल पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब सर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने चाहिए आपसे अलग से भी। सर आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आरसी सर्किट आपके सिलेबस में है तो आपको आरसी सर्किट पढ़ना चाहिए। तो वो कहां पे मिलेगा सर, ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, पुरानी एनसीईआरटी में है नहीं, में नहीं है। नई एनसीईआरटी के अंदर सेमीकंडक्टर्स के अंदर लास्ट का जो पूरा पोर्शन है जिसके अंदर आप ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हो, एलईडीज के बारे में बात करते हो, फोटो डायोड के बारे में बात करते हो, दे आर नॉट इन द बुक, नहीं है, बट सिलेबस का हिस्सा तो है, सिलेबस में पढ़ा जाता है क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में है, ऑलरेडी है, आपके कंपटीशन के सिलेबस में भी है। तो पुरानी एनसीईआरटी भी आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम दी ओल्ड एनसीईआरटी वो कभी कभी आपको वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना चाहिए उसको, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है और जो आपकी एनसीईआरटी है मैच देम। जो टॉपिक नई एनसीईआरटी में नहीं है उसमें से अब कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन वाले सिलेबस में बच गए हैं, उसको आप कहां से पढ़ो, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ो, ये आपको वहां पे करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अच्छा, नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में और क्या फर्क है सर, सम टॉपिक्स आर रिपीटेटिव आर नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। जो आपसे मैं कह रहा था कि एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके इररिलेवेंट है, लेकिन इसके अंदर वो सब हटा दिए गए हैं एंड हटाया चैप्टर का फ्लो जो है वो थोड़ा सा और लॉजिकल कर दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपकी जो एनसीईआरटी है वो रिवैम्प करी गई है। तो नई एनसीईआरटी को आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए अच्छे से। क्लियर है? नाउ अब आपसे आना चाहिए कि सर कौन सी एनसीईआरटी जो फॉलो करनी चाहिए, तो हमने बता दिया कि सर कौन सी करनी चाहिए, सर नई वाली फॉलो करनी है, पुरानी वाली जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन से करने हैं, डिलीटेड टॉपिक्स करने हैं, उसमें से कौन से करने हैं, डिलीटेड टॉपिक्स। तो कंटेंट में क्या है, सब पुरानी वाली जो थी हमारे पास एनसीईआरटी वो डिटेल्ड थी और काफी एक्सटेंसिव कंटेंट था। नई वाली जो है वो रैशनलाइज है, कंसाइज है थोड़ी सी, एंड हमारे पास कॉन्सेप्ट फोकस्ड है, मतलब जो हमारा एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसे ही सवाल है, वैसे ही टॉपिक है, वैसे ही थ्योरी है, ठीक है। सेकेंड, फोकस किस पे है, पुरानी वाली एनसीईआरटी का फोकस था सर ज्यादा थ्योरी, डेरिवेशन और लेंदी एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है
उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रियल लाइफ बेस्ड लेके गए हैं और थोड़ा कंसाइज कर दिया गया है, ठीक है। देन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें बेटा, यहां पर आपको एग्जाम्पल लिमिटेड कर दिए गए हैं। तो आपको यहां से इतनी बात समझ में आती है कि सर आपको जो फोकस रखना है वो नई एनसीईआरटी पे रखना है। फिर आपको चेक करना है कि सर डिलीटेड टॉपिक कौन से थे, उन डिलीटेड टॉपिक्स में से पुराने एनसीईआरटी में से जो जो थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट होगी वो सब उठाकर आप वहां पे क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए नाउ, तो आपकी जो एनसीईआरटी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा मेरे हिसाब से अब जो है एनसीईआरटी रीडिंग की तरफ फोकस कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है सर, उसके जो एग्जांपल्स होते हैं, उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, वो आपके ऑलमोस्ट नोट्स के अंदर सब कवर हो जाता है। कोई एक आधी कोई ऐसा होता होगा कि जो उसमें कवर नहीं हो रहा होगा, वो सब नोट्स में आपके कवर हो जाता है। तो एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल्स, उसका बैक एक्सरसाइज जो है वो सब आपके नोट्स में कवर हो जाती है। अब जो बच जाता है सर वो थ्योरी है। अब थ्योरी भी सारी होती है। अब थ्योरी में क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि जो लैंग्वेज वहां लिखी है, जो अपने को समझ में आई वो आपको लिखवाई, फिर आपने अगर उसको अपने हिसाब से लिखा होगा तो आपको तो और तीसरी बात लिखी जाएगी। तो आपने अगर नोट्स को सुनकर लिखा है कि सर ने जो समझाया मेरे जो समझ में आया, और फिर उसको आपने नोट्स में लिखा, तो वो तो बेटा थर्ड पार्टी हो गया। तो फर्स्ट पार्टी से थर्ड पार्टी ये तो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। तो इसका मतलब हमें रीडिंग करना जो है थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है सोचने वाला है कि सर कैसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सर डायरेक्ट लाइंस उठा के आती है, डायरेक्ट थ्योरी लाइंस। मतलब ये थ्योरी है, ये पॉइंट है, ये बोला गया है और उसको उठाकर एग्जैक्टली सवाल पूछ लिया गया है। इतना डायरेक्ट सवाल भी आ रहा है। एनसीईआरटी में 2024 एक सवाल आया था जेईई मेंस 2024 में, जिसके अंदर उसने अगर बात करी थी कि सर करंट अगर बदलेगा तो आपको न्यूटन थर्ड लॉ लगाने के लिए आपको मोमेंटम भी कंजर्व करना, कंसिडर करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब ये लाइन जो है पहली बार अगर आप सुनोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये लाइन एग्जैक्टली दी गई है चैप्टर नंबर 4 में, क्लास 12 में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर एग्जैक्टली ये लाइन दी गई है। वही लाइन उठाई, वही पूछ ली। जेईई मेंस 2024 का सवाल है, 9 अप्रैल की शिफ्ट है, चेक कर लेना, ठीक है। तो नाउ दैट मींस सर इतना डायरेक्ट सवाल वहां पर पूछा जा रहा है, और ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी स्टेटमेंट उसमें भी एक्स्ट्रा पॉइंट में दी जाती है, सोचने वाली पॉइंट में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 8 में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है, जबकि वो किसमें पूछ रहा है आपसे, वो चैप्टर नंबर 4 में दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको इररिलेवेंट लगेगा, थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि सर ये चीज तो यहां पढ़ी नहीं है, वो तो उस चैप्टर की बिल्कुल होगा ऐसा। लेकिन जब आप पूरा सिलेबस आपका पढ़ लोगे ना, जब आपको अंदाजा रहेगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है क्या नहीं होती है, तो जब आप उसको रीड कर रहे होगे तब आपको पता रहेगा कि सर अरे कोई बात नहीं, यहां का वहीं तो लिखा है, लिखा तो है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, उससे ज्यादा जरूरी है सर कहां लिख के क्या लिखा हुआ है, वो हमारे लिए फोकस है। अब चाहे वो उसके समरी पेज पे लिखा हो, चाहे पॉइंट टू पॉइंटर में लिखा हो, चाहे एग्जाम्पल में लिखा हो, चाहे एक्स्ट्रा नॉलेज करके लिखा हो, कुछ भी करके लिखा हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो लिखा हुआ है हमारे लिए वो सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसीलिए डायरेक्ट थ्योरी के जो सवाल होते हैं वो आपको वहां से अच्छे से कवर कर पाओगे। असर्शन रीजन वाले टाइप के सवाल होते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं, वो सब आपको वहां से मिलेंगे। क्लियर है? सेकेंड, पॉइंट्स टू वंडर, क्या इससे भी सवाल आता है? हाँ सर आता है। कभी कभी जो चैप्टर्स हम लोगों को न्यूमेरिकली पढ़ने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझको एनएलएम जो है एनसीईआरटी से न्यूमेरिकली पढ़ना है, अगर मुझे न्यूमेरिकली पढ़ना है तो मैं उसका सिर्फ क्या पढ़ सकता हूं, पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ सकता हूं, सो दैट जो भी चैप्टर की मेन लाइंस होंगी, जो चैप्टर का मेन क्रक्स होगा वो वहां पर लिखा हुआ होगा, कौन से फॉर्मूले वहां पर लगा सकते हैं वो सब वहां पर लिखा होगा। तो वहां पर मेरे को वो हेल्प करेगा। तो इट्स अ क्विक रिवीजन का काम भी करेगा, प्लस मेरा उस चैप्टर का एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। समरी, तो समरी भी अगेन हेल्प करेगी किसके अंदर, रिवाइज करने के लिए। रिवीजन हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, डेफिनेशंस का, लाइंस आपको मिल जाएंगी, वर्ड टू वर्ड लाइंस मिल जाएंगी, जो लाइंस आपके एनसीईआरटी में लिखी गई होंगी, तो वहां से अपने को हेल्प हो जाती है। तो आपको समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर ये तो हर चैप्टर का पढ़ लेना है, हर चैप्टर का। रीजन सर रिवीजन ही हो जाएगा।
कुछ नहीं है तो रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको उसकी थ्योरी आती भी होगी तो थ्योरी रिवाइज तो करोगे ना, तो आपका वो भी वहां से हो जाएगा। तो इसीलिए काफी हद तक जो है आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल। अब सवाल देखो नीट 2024 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सवाल है कि सर जहां पे लिखा डेफिनेशन लिखी हुई है ना एनसीईआरटी में, पेज नंबर 19 लाइन 2 और 3 में कहीं पे लिखा हुआ है, तो स्केलर क्या होता है, सब क्या होता है, वो सब बातें हो रखी हैं, तो वहां पर इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब वर्ड टू वर्ड कोई कॉन्सेप्ट वहां पे उन्होंने समझाया हुआ है 2-3 लाइनों में, उसका वो सवाल फ्रेम करेंगे और सवाल उठाकर आपको दे देंगे, पूछ लेंगे। बहना अच्छा है, पढ़ा हुआ होगा, सामने आंखों के सामने से निकला गया होगा, तो इसीलिए अपने को हेल्प करेगा। अगेन चैप्टर कैसा है देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, थ्योरेटिकल। इसका न्यूमेरिकल सवाल आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल सवाल इस पे बनना। तो थ्योरेटिकल सवाल जो है बहुत सारे चैप्टर से बनता है एंड उनसे थ्योरी जो है वो एनसीईआरटी की उठाई जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एक और देखो, ग्राफ बेस्ड सवाल। ग्राफ फिगर 3.11 चैप्टर पेज 46, डायरेक्ट वहां से उठाया। अब एरिया के बारे में बात करी गई थी, तो देखो क्या है सर, जो डायग्राम वहां दिया गया है वो डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अरे एनसी नीट छोड़ो, एक डेरिवेशन है एनसीईआरटी में जिसके अंदर करंट जो है उसके क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है, और पूरे में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली पास कर रहा है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिलेंडर। नाउ वो सवाल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन की फॉर्म में पूछा जाता है। एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन पूछा कैसे जा रहा है, डेरिवेशन की फॉर्म में पूछा जा रहा है। एंड आप सिलेबस पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक पे कोई हेडलाइन, कोई हेडिंग नहीं होगी उस टॉपिक की कि सर एक सिलेंडर से, एक वायर से यूनिफॉर्मली उस क्रॉस सेक्शन से करंट पास कर रहा है, तो बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। कोई इसका जिक्र नहीं है, लेकिन सवाल मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछी जाती है, सिलेबस में नहीं है, नहीं हेडिंग डाल के पढ़ाया जाता है, नहीं हेडिंग डाल के उसमें दिया गया है बुक के अंदर, लेकिन एग्जांपल तो दिया गया है ना। अगर एग्जांपल दिया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसीलिए बेटा हर एक एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, देखो, एनालाइज करो, नोट्स में मैच करो, नोट्स में मार्क करो कि सर ये एनसीईआरटी में था, ये कैसा है, सब करो। मेहनत का काम है लेकिन फ्रूटफुल काम है। मेहनत करोगे फल मिलेगा, फल मिलेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, जिंदगी बढ़िया सेट रहेगी। ठीक है, चलिए एक और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कहां से उठाया है सर, चैप्टर नंबर 6 से उठाया गया है। ठीक है, लाइंस 1 से 15 पूरा, अगर उस चैप्टर को पूरा पढ़ोगे ना, उस चैप्टर पूरी लाइन को उठा के पढ़ोगे, तो ये क्रक्स आपका वहां पे निकल जाएगा, और ये क्रक्स निकलते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्टली सवाल ना मिले, वर्ड टू वर्ड मैच करता हुआ ना मिले, लेकिन उस थ्योरी से वो क्रक्स जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मैं आपको क्लास नोट्स में भी कह रहा था, अगर आप किसी के आप क्लास नोट्स देखोगे, अपने नोट्स देखोगे, तो बेटा आप देखोगे कि सर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वहां पे लिखवाया जाता है सर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, लिखवाया गया है, थ्योरी में लिखवाया। अब वहां पर अगर मान लो कि आपके टीचर ने या मैंने आपको वहां ऐसे लिखवा दिया कि सर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, एंड वहां पर अगर मैं एग्जांपल लिख दूं, एग्जांपल कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस के, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या अब ये सवाल थ्योरी वही है, वही थ्योरी है, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से मैच बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन सेम इफेक्ट है, सेम इफेक्ट है। तो इसका मतलब कुछ चैप्टर्स की थ्योरी आपके नोट्स से ही आपकी कवर हो जाएगी, तो आपको बस क्या करना होगा, उसको रिवाइज करना होगा विद द हेल्प ऑफ द एनसीईआरटी। अरे एक मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो इसका सीधा मतलब यह है कि सर एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ आ रहा होगा, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है। क्या कभी मन में सवाल आया है कि सर एसएस क्रोटोफ पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए? कभी नहीं आया होगा सवाल जीवन में, सुना भी नहीं होगा आधे लोगों ने नाम इसका। क्यों? क्योंकि सर आती नहीं है ना। अब एनसीईआरटी से सवाल आ रहा है, दिख रहा है, प्रूफ दिख रहे हैं, तभी तो मन में सवाल आ रहा है कि सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए।
तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि मन में सवाल उठ रहा है, मतलब मन को पता है कि भाई आता तो है, तो क्यों मन को दुविधा देनी है कि यार, क्यों मन को टेंशन देना है, क्यों दिमाग में लेके घूमना है कि यार मेरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, क्या कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। फोमो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि सर फोमो हो रहा होगा, सर दिमाग में टेंशन घूम रही होगी, अरे सर एनसीईआरटी का वो पढ़ा ही नहीं मैंने, दिक्कत आ जाएगी, कुछ छूट गया। अरे जितना कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, जितना ज्यादा तैयार होके जाओगे, उतना अच्छे से पेपर में रिलैक्स रहोगे, काम रहोगे। पेपर लिखने से ज्यादा दिमाग को शांत रखना भी इंपॉर्टेंट है। आपको सब आता हो लेकिन दिमाग ही शांत ना हो, भाई आपका आना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप उस मोमेंट पे सोच ही नहीं पाओगे। तो वो कब ठीक होंगी चीजें, वो सारी चीजें तब ठीक होंगी जब हम लोग वेल प्रिपेयर्ड होंगे, और प्रिपरेशन का एक हिस्सा है एनसीईआरटी। क्लियर है? चलिए, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर मैंडेटरी है करना, क्योंकि बैक एक्सरसाइज के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सवाल रह गए हैं, वो सवाल रह गए हैं जो वो लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो लोग सोच रहे हैं कि सर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चे से, वो सवाल वहां पर वो रख रहे हैं। नया टॉपिक कोई ऐड कर रहे हैं तो उसके ऊपर सवाल दे रहे हैं, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इसीलिए बैक एक्सरसाइज लगाना मैंडेटरी है। क्लियर है बात? तो दिस इज मैंडेटरी, ये आपको लगाना ही है। ठीक है, ये तो लगाना ही है। नाउ तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हो गई अब सर, क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं, एक्चुअल में हम क्या गलतियां कर रहे हैं सर? हम लोग इग्नोर कर रहे हैं किसको, समरी को और पॉइंट्स टू पॉइंट। इससे फायदा क्या है सर? क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन। आप सोचो कि सर आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो अपने, सर उसके अंदर थ्योरी थोड़ी लिखते हो, उसके अंदर सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखते हो, कॉन्सेप्ट लिखते हो, जनरल केसेस लिखते हो गया। सर थ्योरी भी तो कभी ना कभी रिवाइज करनी पड़ती होगी, तो बना के दिया है ना समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर, तुरंत रिवीजन, एकदम शॉर्टकट में रिवीजन, थ्योरी रिवाइज हो गई पूरी की पूरी। फायदा, पढ़ो, ये गलती मत करो। ठीक है, स्किपिंग ग्राफ्स एंड फिगर। बेटा ग्राफ्स एंड फिगर से दो फायदे हैं। पहला सर, एक तो आपको इंटरप्रेट करना आता है, समझ में आता है कि सर हाउ टू रीड द ग्राफ, हाउ टू रीड द फिगर, क्या इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, थ्योरी बिल्ड हो रही है। एंड दूसरा सर, ग्राफ्स एंड फिगर जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आप 3-4 कॉन्सेप्ट को लिंक करके सवाल सॉल्व करते हो, तो आपको वहां से कॉन्सेप्ट लिंकिंग भी समझ में आती है, कॉन्सेप्ट मिक्स करना समझ में आता है, और जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट मिक्स करके सवाल करोगे उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। डायरेक्ट सवाल तो हर कोई करके आएगा ना। अगर एक सवाल क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली बोल दे कि सर ये आर है, ये एफ है, बता दो टॉर्क कितना होगा, तो ऑलमोस्ट 90% बच्चा सवाल को करके आ जाएगा। लेकिन वहीं पर उस सवाल के अंदर अगर वो आपसे आर निकलवाने लग जाए, वहीं पर एफ निकलवाने लग जाए, वेक्टर फॉर्म में ना दे, आपको डायरेक्टली वेक्टर ना दे के पॉइंट्स के फॉर्म में दे दे, आधे वही बच्चा 90% 60% पे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है सर? मिक्सिंग नहीं कर पाया, वो नहीं समझ पाया कि सर आर वेक्टर लिखते कैसे हैं, वो नहीं समझ पाया कि पॉइंट्स दिया गया है तो कैसे आर वेक्टर लिखूं, कैसे मैं आर क्रॉस एफ करूं, नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और उसके लिए ग्राफ्स एंड फिगर्स वाले सवाल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? रीडिंग ओनली नोट्स एंड नॉट एनसीईआरटी, अभी मैंने समझाया व्हाट्स द डिफरेंस। सर नोट्स बिल्कुल थ्योरी मैच करेगी, सब कुछ मैच करेगा, एनसीईआरटी लेकिन क्या करेगा सर? वो वर्ड टू, वो जो आपने पढ़ा है समझा है, उसको एग्जैक्ट वर्डिंग आपको देगा जो आपसे पेपर में पूछेगा। तो हमें वो लैंग्वेज भी अब पेपर में दिखाई देगी एग्जैक्टली जैसी है, तो अब हमें एग्जाम में लैंग्वेज क्रैक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़कर जा रहे होंगे। क्लियर है? अदरवाइज क्लास नोट्स की जो लैंग्वेज होती है वो बेटा इट्स अ ह्यूमन लैंग्वेज, वो हम लोग जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं अपने हिसाब से आपको लिखते हैं, एंड वही नोट्स वही आपको जो है वर्ड टेक्निकल लैंग्वेज में पूरा लिखवाया जाता है एनसीईआरटी के अंदर, और वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप एज इट इज जो है पेपर में देखोगे और आपको मजा आ जाएगा, आपको अरे वाह क्या शानदार हो गया ये तो। क्लियर है? तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ो। बैक एक्सरसाइज इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बैक एक्सरसाइज को इग्नोर करने का मतलब है कि आप बैक में चले गए। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है बेटा, क्योंकि बैक एक्सरसाइज से कंटेंट रिफाइन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कि क्या पेपर में पूछा जा सकता है।
rather than solving 1000 questions irrelevant, solving 20 question 30 question which are relevant to the exam are more important than those 1000 questions. आप एक बहुत सिंपल सी बात है, आप कोई भी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो फिजिक्स के अंदर, एक टॉपिक के अंदर पीएचडी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हमारा पीएचडी का नहीं है, एग्जाम हमारा क्या है, सबका क्रक्स है, बेसिक है। इसीलिए अपने को वहां फोकस रखना चाहिए, हमें अपने कंटेंट को वास्ट ना करते हुए कन्फाइन करना चाहिए टू द पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? उसके बाद सारी उम्र पड़ी हुई है भाई, सारी उम्र पड़ी हुई है इस टॉपिक में आप महारत हासिल करने के लिए, लेकिन अभी तो हमारा टाइम बाउंडेड गोल क्या है सर? टाइम बाउंडेड गोल है हमारा एग्जाम क्रैक करना, उसके लिए कन्फाइंड रिसोर्स पढ़ना, उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? रीडिंग ओल्ड एनसीईआरटी कंप्लीटली इंस्टेड ऑफ ओनली डिलीटेड पोर्शन। आप सारी एनसीईआरटी पुरानी मत पढ़ो, ये गलती मत करना। क्या करना है? नई एनसीईआरटी पढ़नी है, जो पोर्शन डिलीटेड है उसको वहां से उठा के पढ़ना है। क्लियर है? इतना ही करना है बस। चलिए, तो हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी एफिशिएंटली? फर्स्ट रीडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, पहली बार में जस्ट गो थ्रू करो कि क्या है। और इसका सबसे बेहतर तरीका होता है, आज आपकी क्लास में लेट सपोज डिस्कस हो रहा है, लेट से कंस्ट्रेंट रिलेशन डिस्कस हो रहा है, वही टॉपिक उठाओ और एनसीईआरटी में जाके उसको रीड कर लो। आज आपने सुना क्लास में, तो कितना अच्छा लगेगा कि जो आपने क्लास में पढ़ा वही आपको लैंग्वेज में वहां लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको सब रिलेट होता हुआ दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। मोर ओवर रिलेट तो होगा ही सही, साथ में जो आपके मन में डाउट रह गए होंगे, कंफ्यूजन रह गया होगा, वो सब भी वहां से क्लियर हो जाएगा। एक सोच आपको और एक्स्ट्रा मिलेगी, एक सोच आपने जो क्लास में सीखी, एक जो आपको समझ में आया, और तीसरी सोच एनसीईआरटी से मिल जाएगी। तो कितना अच्छा बेहतरीन रहेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे चैप्टर क्लास में होता रहता है, आप साथ ही साथ उसके साथ क्या करते जाओ, एनसीईआरटी रीड करते जाओ, तो आपको एक फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देन सेकेंड रीडिंग में क्या करोगे सर? हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको आप हाईलाइट कर लीजिए, जो जो आपको लगता है कि सर इससे सवाल बनाया जा सकता है, उन सबको आप हाईलाइट कर लीजिए। आपको कुछ होंगे सर हमें तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो लाल पीली किताब, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स एंड बैक एक्सरसाइजेस, सारे एग्जांपल सॉल्व करो। उसके बाद पहले फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग गो थ्रू कर लिया, दूसरी बार में सारे इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो हाईलाइट कर ली, तीसरी बार में सर उसके सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सारे एग्जांपल उसके बाद बैक एक्सरसाइज सब सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन उसके 1 A to Z सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में रिवाइज करेंगे वापस से हाईलाइटेड पोर्शन बिफोर एग्जाम। जब एग्जाम आएगा उससे पहले जो है हर चैप्टर का जब रिवीजन करते हो, आप प्लान करते हो, तो उसके अंदर एनसीईआरटी का रिवीजन भी आप क्या कर लो, ऐड ऑन कर लो, तो आपको जो है हेल्प हो जाएगी। क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू कैन एफिशिएंटली स्टडी दी एनसीईआरटी। स्ट्रक्चर है ना यार, किसी भी चीज को स्ट्रक्चर वे में पढ़ोगे, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हाईली इंप्रूव हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, लास्ट इज सर एनसीईआरटी जो है वो आपका प्राइमरी सोर्स है, मतलब इसको आप ऐसा समझो ही मत कि सर ये हमारे पास कोई ऐसा एक रेफरेंस है, क्या है, आप इसको समझो प्राइमरी सोर्स है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैंडेटरी है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी सोर्स है। जितना भी डिलीटेड पोर्शन है पुरानी एनसीईआरटी से उसको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार कुछ सवाल जो है आपको वहां से आ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो डोंट जस्ट रीड एनसीईआरटी, नो व्हाट टू फोकस ऑन, क्योंकि आपके लिए फोकस करना अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से है कि भाई किसी चैप्टर का आपके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। एंड आप पिछले 5-10 सालों का अगर आप उठाकर देखोगे, स्ट्रक्चर पेपर देखोगे, तो आप ऑब्वियसली बात है, जब आप पढ़ते हो तो तैयारी करते हो तो पीवाईक्यू सॉल्व करते ही हो, तो पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको पता होता है कि सर कौन से चैप्टर से थ्योरी आती है, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल जिसके आते हैं, जिनसे सिर्फ न्यूमेरिकल सवाल ही आता है, उन सब से आप जो है क्या करो बेटा, उन सब से आप जो है उनका समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर इतना तो रिवाइज कर ही लो। जिनका थ्योरेटिकल सवाल जिससे आया है उसकी थ्योरी पढ़ लो। तो थ्योरी पढ़ने में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है, जैसे कि
हम लोग जो है कुछ कुछ जगह पर थ्योरी वाले चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो थ्योरी हम किस किस की पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस किस से आता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है हमारा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं किससे, मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स से हमारा बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से आता है, सेमीकंडक्टर से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ एक कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आपके लिए डुअल मोड इसमें चला गया। देन यहां पे आपके पास वेव ऑप्टिक्स में से भी कभी कभी सवाल अच्छा खासा आता है, जहां पे आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में जो है डिफरेंशिएट करना, उसकी थ्योरी में से सवाल बन जाता है। देन आपके पास 11th में बेटा यूएनडी यूनिट्स एंड डायमेंशन में से आता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। देन उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा किसके अंदर, आपको थोड़ा मिलेगा थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर, थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर आपको मिलेगा वेव्स के अंदर, फिर आपको वेव्स मिलेगा। तो इन सब के अंदर जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। अब देखो बनाने को तो मैं किसी से भी बना सकता हूं, बट लेकिन जो जनरल ट्रेंड है उस जनरल ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं। इन चैप्टर से जो है आपका बेसिकली थ्योरेटिकल सवाल बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं बेटा, उन सबसे जो है आपका बनता है कौन सा, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा बनता है, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो बेटा आज के बाद कोई अब ये मत कहना कि सर एनसीईआरटी से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कंप्लीट गाइड यू हैव, हाउ टू रीड द एनसीईआरटी, हाउ टू efficiently study the NCERT, how many times you have to study the NCERT, NCERT कब पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, सब आपको बता दिया है। कौन सी NCERT फॉलो करनी चाहिए, किस चैप्टर से क्या करना चाहिए, सब डिटेल दे दिया है। क्यों NCERT इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कैसे NCERT पढ़ी जाती है। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।